नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और फिर ओशो के तौर पे पूरी दुनिया में अपना नाम, और न सिर्फ नाम बल्कि जबलपुर की भी पहचान बन गए। रजनीश के बारे में बात करने की जब हमसे चर्चा करने का मन होता है तो निश्चित है कि जबलपुर से ही शुरू होती है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा, जो कि छात्र राजनीति से लेके आज तक राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से बहुत कुछ क्षेत्रों से जुड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं आलोक भाई। और आचार्य रजनीश का जिस तरीके से जबलपुर से नाता रहा है उस पर हम आपसे बात करना चाहते। देखिए, जहाँ तक आचार्य रजनीश का नाता जबलपुर शहर से ही शुरुआत हुई। आचार्य सब जब आप कह रहे हैं तो आचार्य की शुरुआत ही रजनीश जी की यहाँ प्रोफेसर से जब उन्होंने स्टार्ट किया। स्टूडेंट सागर यूनिवर्सिटी के थे वो, और वहाँ के बाद वो यहाँ सागर में उन्होंने कुछ दिन ज्वाइन करने के बाद में जबलपुर शहर में भी उनका जो अध्यापन का कार्य उन्होंने जबलपुर में किया। और मैं जब उनकी चर्चा कर रहा हूँ, उनकी बात हमसे आप कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उतना बड़ा व्यक्तित्व जिसने जबलपुर ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश और दुनिया में अपना नाम स्थापित किया। और आज धर्म अध्यात्म की जब बात होती है, फिलॉसफी की बात होती है, दर्शन शास्त्र की बात होती है, तो आचार्य रजनीश के नाम के बगैर ये सब्जेक्ट ही पूरा नहीं होता। और मुझे ये अवसर सौभाग्य मिला कि मैं उस महाकौशल कला वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र रहा हूं, जहां पे कि आचार्य रजनीश ने शिक्षण कार्य किया। अपना वक्तव्य अपने मार्गदर्शन उन्होंने छात्रों को दिया। और आज भी महाकौशल महाविद्यालय में वह चेयर जिसमें वो बैठा करते थे, वो विभाग और वह लाइब्रेरी, जिन पुस्तकों का वे अध्ययन किया करते थे, उनकी साइन की हुई पुस्तकें वहां पर हैं। और हमारे जो महाविद्यालय के छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, हमारे बाद के छात्र हैं, हम भी वहां पर हमने अध्ययन किया। तो वो सभी लोग मिलकर 11 दिसंबर को उनके जन्म उत्सव पर ओशो महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और उस कॉलेज में उनको याद करके उस व्यक्तित्व का, उस विराट व्यक्तित्व का हम लोग वहां पर विचार मंचन करते हैं। और इस बार तो सौभाग्य की बात यह है कि दुनिया में विख्यात राम कथावाचक मुरारी बापू जी का जबलपुर, सिर्फ ओशो जी के जन्म उत्सव पर ही उनका जबलपुर आगमन हुआ है। और उनके द्वारा राम कथा के साथ ओशो के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। हमारे आलोक भाई, आपने ओशो की कुछ धुंधली सी याद आपको है क्या कि आपने कभी देखा हो? देखिए, देखा तो हमने था ओशो को, परंतु मेरा व्यक्तित्व उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं उनसे बात करके और उनसे सानिध्य में जाऊं। ओशो को देखा है, ओशो के अनुयायियों को देखा है, ओशो के शिक्षकों को देखा है, ओशो के साथ कार्य करने वाले, शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों को देखा है। और आज भी हमारे साथ में डॉक्टर कमलेश मिश्र जी बैठे, हमारे बड़े भाई, आपने भी ओशो को देखा है। और जो कमलेश भैया के हमारे गुरु हैं डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी, उन्होंने ओशो के साथ में अध्यापन भी किया है यहाँ पर, और वो ओशो के स्टूडेंट भी रहे हैं। और यहाँ पर स्वर्गीय हनुमान प्रसाद वर्मा जी, श्रीलाल दुबे जी जैसे विशेष, और जेपी शुक्ला जी के साथ में जब मैं बैठा करता था, तो क्योंकि वो फिलॉसफी के प्राध्यापक थे और हिंदुस्तान के माने हुए फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे हैं। और फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बैठकर, दर्शन शास्त्र विभाग में बैठकर मेरे को भी शौक रहा करता था, तो मैं सुना करता था। ओशो के बारे में हमेशा चर्चाएं हुआ करती थी। स्वर्गीय प्रोफेसर हनुमान वर्मा जी के कमरे में बैठकर ओशो के बारे में चर्चाएं होती थी। कभी कभी ओशो वहां पर भी मिल जाया करते थे वर्मा जी के पास। मैंने 1-2 बार उनको देखा है। ये हमारा सौभाग्य था, हमने ओशो को देखा है, ओशो को सुना है, और ओशो के बारे में बहुत कुछ नजदीक से देखा है, क्योंकि उस महाविद्यालय में थे। और अब जब उनका नाम पूरी दुनिया में विख्यात हुआ तो और हम लोग का जिज्ञासा बढ़ी, और हमने ओशो को देखने और समझने की कोशिश की। उनकी द्वारा बोली गई किताबों को पढ़ा है।
आपने नगर निगम में भी MIC मेंबर के तौर पे एक अपना लंबा जीवन पार्षद के तौर पर मौलश्री का वृक्ष जो भंवरताल में है, जहां पर कहते हैं कि उनको बोध ही प्राप्त हुई थी, उसको भी आप लोगों ने देखा। वहां पर बहुत से अनुयायी आते हैं। देखिए, वो तो वृक्ष हमने भी देखा, आपने भी देखा, जबलपुर के लोग भी देख रहे हैं, उनके अनुयायी भी देख रहे हैं, या भंवरताल में गार्डन जाने वाले लोग देखा ही करते हैं मूली वृक्ष को। तो उनके उस आश्रम को भी देखा है जो देवताल में आश्रम है, वहां अंदर भी गए हैं, वहां के माहौल को भी देखा है। आचार्य रजनीश ओशो बनने के बाद उसके पहले से लगातार धार्मिक पाखंडों पर चोट करते रहे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कबीर की परंपरा से चल रहे थे। वो किसी भी धर्म में जो पाखंड होते हैं, जो कट्टरपन है, उसके खिलाफ खड़े होते थे। देखिए, ओशो के बारे में फिर मैं आपको शुरुआत करता हूं कि अपने जबलपुर के ही हैं प्रख्यात जादूगर आनंद, उनका साथ भी मेरा बड़ा सानिध्य है, उनके साथ भी बैठा करता हूं। और जब ओशो ने अपनी शुरुआत की, जब देश दुनिया में उनका नाम आने की बात आई, तो जादूगर आनंद जी मेरे को बताया करते हैं, और उन्होंने बताया था कि पूना में एक बार ओशो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पूना में जाकर उन्होंने अपने उस कार्यक्रम में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उनका एक कार्यक्रम हुआ वहां पर, पूना के वहां पर, और उसमें उन्होंने जादूगर आनंद को बैठाला सामने, और जादूगर आनंद का नाम उन्होंने आनंद स्वामी बताया, और जो जादूगर की ट्रिक्स थी, जो उन्हें ईश्वर ने कला दी है, उसको दिखाते ही उन्होंने कहा था, और उन्होंने सत्य साईं बाबा को वहां से चैलेंज किया था कि अगर हमारा ये जो शिष्य है, ओशो ने कहा, अगर इतना भी आप कुछ जादू करके दिखा दोगे, इतने चमत्कार दिखा दोगे, उसके बाद फिर अगर इसको चमत्कारों में आपने हरा दिया, फिर मैं बैठूंगा। तो उस दिन उन्होंने अपने आप को ये भी कहा था कि मैं भी, क्योंकि सत्य साईं बाबा अपने आप, उनके अनुयायी उनको भगवान कहते थे, वहां ओशो ने अपने आप को स्थापित करने के लिए वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। जादूगर आनंद जी ये बताया करते हैं, उनकी किस्से सुनाया करते हैं। तो जहां तक ओशो की बात है, आपने जो कहा मोली वृक्ष, उनके आश्रम, वो सब मैंने देखा है और जो सुना है, क्योंकि ओशो के बारे में भी ये कहा गया है कि अभी मैं परसों ही, जो दूसरा दिन था कथा का, तो मुरारी बापू ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने पढ़ा है। ओशो ने हर बात को कहा है सुनना। उन्होंने कहा मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है। तो सुना हुई बातों को ही वो बताया करते थे, जो उन्होंने सुना है। और ओशो ने भी कोई पुस्तक लिखी नहीं है, जितना तक ओशो के बारे में जानता हूं। ओशो ने जो कहा है, उनके अनुयायियों ने और उनके लोगों ने वो पुस्तकें लिखी हैं, जो कि आज पूरी दुनिया में, और जो आपने ये बात कही कि ओशो ने हर धर्म के बारे में ये कहा कि उन्होंने कटाक्ष किया है, तो ओशो के बारे में जैसा जितना मैं समझता हूँ या जो सुना है मैंने, कि उन्हें इतना ज्यादा हजारों किताबें उन्होंने पढ़ी, और उन किताबों के से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के आधार पर वो बात किया करते थे। तो उनके तर्क के रूप में जो थे अच्छे, अब वो किसी को कटाक्ष नहीं करते थे, वो तो अपने नजरिए से उस किसी भी धर्म के बारे में कहा करते थे कि उनके नजरिए से धर्म ऐसा है, और वो आम लोगों के सामने एक प्रश्न छोड़ते थे कि ऐसा है और ऐसा है, इसमें आपको चुनना है कि गलत क्या सही। अगर आपने किसी ईश्वर को माना है, किसी धर्म को माना है, और ओशो ने जो पढ़ के सुनाया है, सुन के जो बात बोली है, अगर आप ओशो की बात मानना चाहो तो आप ओशो की बात, तर्क को मानो, और यदि आप अपने धर्म के प्रति एक निष्ठ हो तो आप उसको मानो। तो ओशो ने आपको धर्म को छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने तो अपनी अनुभव को और अपनी बात, वक्तव्य को रखा है। निश्चित है, उनका भी मानना था कि तर्क की कसौटी पे आप धर्म की उन व्याख्याओं को रखें। मसलन उनका एक बहुत ही अच्छी एक बात है जिस पे लगातार बहस भी होती रही है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म ने मिथ्या जगत की रचना क्यों की, इस पर विचार करना चाहिए। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। आलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।